हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैंने एक पोल किया था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो 100% दो ही वोट आए थे, उसमें 100% हिस्ट्री में ही था। तो मुझे लगा कि चलो एक और चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, प्रोटेस्ट मूवमेंट अभी भी बाकी है, वो मैं कल सुबह तक ले आऊंगी। तो अभी के लिए हम चैप्टर 4 जो वर्ल्ड वॉर का एक वर्ल्ड वॉर यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है। एंड इट इज चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। मीन्स 2024 का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर तो ये है ही है। सो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो ले आई हूँ। सो गाइज, आप देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा खुद का सेमेस्टर चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस ला रही हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ठीक है, शुरू करें। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टू लाइक। एंड आप शेयर करो अपने दोस्तों को या फिर उन भाई बहनों के साथ जो अभी 11th में है या फिर 12th में अभी आ चुके हैं। तो उनको भी शेयर करो कि उन लोगों की भी मदद हो सके। ठीक है। सो इंदिरा गांधी कॉल्ड इलेक्शन ऑन 18 जनवरी 1977। तो इंदिरा गांधी, यू ऑल नो हु इज इंदिरा गांधी। तो उन्होंने 18 जनवरी को 1977 को एक इलेक्शन बुलाया। रिलीज उन्होंने किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, वीकेंड रेस्ट्रिक्शंस एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ओके, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जेल से, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स लाइक मिनिस्टर्स हु वर सेंट टू जेल। तो इंदिरा गांधी ने उनको रिलीज कर दिया। और वीकेंड करते जो रेस्ट्रिक्शंस था, सेंसरशिप ऑन द प्रेस को वीकेंड करते, मतलब कमजोर कर दिया। ऑल तो तभी भी स्टेट इमरजेंसी चल रहा था एंड वॉज नॉट ऑफिशियली एंडेड। एक स्टेट इमरजेंसी चल रहा था जो खुद इंदिरा गांधी ने किया था। एंड इन दिस सिचुएशन, नो नो नॉट इंदिरा गांधी ने। तो ठीक है, मैं उसके लिए एक और वीडियो लाऊंगी चैप्टर 3 में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन कि आपको चैप्टर 3 का भी एक वीडियो चाहिए। ओके। तो उसके बाद स्टेट इमरजेंसी फिर भी चल रहा था। उस स्टेट इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रेस्ट्रिक्शन और सेंसरशिप ऑन प्रेस को वीकेंड कर दिया था। तो अब क्या हुआ, इन दिस सिचुएशन द अपोजिट लीडर्स साउथ मीन्स आस्क्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ जयप्रकाश नारायण, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, जयप्रकाश नारायण को क्या किया कि बोला, रिक्वेस्ट ऑपोजिशन जो लीडर्स था उन्होंने रिक्वेस्ट किया जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट के लिए। और क्या, जो अगला इलेक्शन आएगा ना, फोर्थ कमिंग इलेक्शन, अगला जो इलेक्शन आएगा वहां पर जयप्रकाश नारायण क्या क्या करे कि कैंडिडेट बन के खड़ा हो, जिससे कि कांग्रेस, मतलब इंदिरा गांधी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस को हराया जा सके। Narayan insisted that all opposition should not form a united front। मतलब ऑपोजिशन पार्टी आएगा, मैं इस ऑपोजिशन को ओ लिख रही हूँ, ऑपोजिशन प्लस जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण मिलके एक ग्रुप को बनाया जाए। और उस ग्रुप का नाम, ये रुकिए, उस ग्रुप का नाम ये है, देखो, जनता पार्टी वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड। सो इस जो ग्रुप ये ऑपोजिशन पार्टी और जयप्रकाश ने बनाया, उसका नाम क्या था, दिया गया जस्ट अ मिनट, जनता पार्टी। ठीक है ना। इसको ऑफिशियली लॉन्च कब किया गया, 23 जनवरी को, मतलब 23 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया 1977 में। और क्या किया, लॉन्च ऑन 23 जनवरी 1977 व्हेन कांग्रेस डिसिडेंट्स लाइक जगजीवन, ये बहुत नाम से, ठीक है, सब मिलके एक टुगेदर डिजॉल्विंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी, सब एक साथ होके, ये सब मिनिस्टर्स एक साथ होके
जनता पार्टी को फॉर्म किया। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कि पता है कि जनता पार्टी क्या है? क्या है? वी नो कि कांग्रेस अभी भी है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीएम है। तो जनता पार्टी क्या है? जनता मत पार्टी मतलब अभी के समय में, सॉरी, बीजेपी, अभी के समय को इसको बोलते हैं बीजेपी, भारत जनता पार्टी। सो बीजेपी इज द जनता पार्टी, ये आप याद रखना। जनता पार्टी मतलब बीजेपी। सो जनता पार्टी को 23 जनवरी को 1977 में लॉन्च किया। ओके। उसके बाद मोरारजी देसाई was elected the first party chairman. Ramakrishna Hegde became the general secretary and Lal Krishna Advani became the party spokesperson. तो मोरारजी देसाई क्या बन गए? चेयरमैन। रामकृष्ण हेगड़े क्या बन गए? जनरल सेक्रेटरी। और लाल कृष्ण अडवाणी क्या बन गए? पार्टी स्पोकपर्सन, जो पार्टी के लिए बोलेगा, ठीक है। स्पीकर होता है ना, जो पार्टी के लिए बोलता है, उसको स्पोकपर्सन बोलते हैं। On 30 January 1977, the Communist Party (CPM), a Marxist, announced that it could seek to avoid a splintering, मतलब splintering मतलब break कर देंगे, in the opposition vote by not running candidate against जनता पार्टी। जनता पार्टी का अलायंस बन गया था CPM, ओके। मतलब CPM एंड जनता पार्टी एक दो अलायंस बन गए थे कि चलो भाई, क्योंकि दोनों का जो दुश्मन था वो कांग्रेस बन चुका था। कांग्रेस दोनों का दुश्मन बन चुका था, तो इसलिए सीपीएम और जनता पार्टी ने क्या किया कि जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी क्या किया कि मैं कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा, कोई ऑपोजिशन पार्टी को मैं खड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। जिससे कि जनता पार्टी के अगेंस्ट मैं कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा। उसके बाद ये है और कुछ जनता पार्टी मैनिफेस्टो, मतलब डिक्लेयर किया कि वाज देन रिलीज्ड ऑन 10 February व्हिच डिक्लेयर्ड दैट द कमिंग इलेक्शन प्रेजेंट द वोटर्स विद द चॉइस बिटवीन एब्डिकेटिंग मतलब है जो कि गिव अप ऑन सोवरेन पावर, स्लेवरी, बिटवीन डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, एब्डिकेटिंग पावर ऑफ द पीपल, असर्टिंग इट बिटवीन द गांधी एंड पार्टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक बार गो थ्रू कर देना। इसका मतलब एक्चुअली ये था कि कांग्रेस क्या किया। कांग्रेस हमारा कंट्री, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, जस्ट लेट मी वेट, इधर तो okay. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को रिलीज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे वो हुआ था, रिलीज टाइप कुछ हुआ था, मतलब अडॉप्ट किया था हमने, लॉन्च किया, अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो तब जब इसका प्रॉमिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस था कि हमारा प्यारा इंडिया हमेशा क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा। वेट अ मिनट, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा। पर कांग्रेस ने क्या किया, वो थोड़ा करके डिक्टेटरशिप में जा रहा था, ठीक है ना, ऑटोरिटेरियन गवर्नमेंट में जा रहा था। अब जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पर जो जिसके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो ऑटोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है, एंड लिबरल डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर पीपल आर द बॉस। बट ऑटोरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या है? गवर्नमेंट इज द बॉस, ठीक है। सो इन द इलेक्शन ऑफ, तो कांग्रेस वो बन जा रहा था, ऑटोरिटेरियन गवर्नमेंट बन जा रहा था। तो उसने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स को कम कर दिया। प्रेस को जाके प्रेस ने बोला तुम कुछ मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं दिखा सकते, तो ऐसा कांग्रेस कर रहा था। In the election of 1977, the Janata Party defeated the Congress for the first time, and the Congress was swept away for power at the center. Then the first non-Congress coalition government was started in the center, headed by Janata Party. So
1977 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जनता पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस को हरा दिया था। एंड ये पहली बार हुआ जब 1951 का इलेक्शन, 51 या 52 का इलेक्शन के बाद, 52 1 to 50 में भी ये एक साल में होगा कि तब तक कांग्रेस ही डोमिनेट कर रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस। तो ये इसको पावर सेंटर पावर में वो आ गया था। ये नॉन कांग्रेस कोलिशन था, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया कि वो जो छोटे छोटे पार्टीज था उस पार्टीज को वो अपना एलाइज बना दिया। एंड जहां पर उसने देखा कि मेरा इसके अगेंस्ट में कोई अगर पार्टी बन गया तो उसको डिसमिस कर दिया, बिकॉज वो तो एक सेंटर चार्ज में था ना। इट वॉज वेरी पावरफुल। नाउ द प्रोग्राम ऑफ द जनता पार्टी। अब जनता पार्टी ने क्या किया वो हम पढ़ेंगे। द न्यू जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई ट्राई टू रिवर्स मेनी इमरजेंसी era decrease and started official investigation into emergency era abuse। तो जो न्यू जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई क्या थे, चेयरमैन थे, है ना। मैंने बोला था पहले ही मैंने बोला कि मोरारजी देसाई क्या थे, चेयरमैन थे। तो उसने क्या किया, रिवर्स कर दिया इन किसका ऑर्डर्स, डिक्रीज मतलब ऑर्डर्स, ठीक है। जो इंदिरा गांधी का जो ऑर्डर्स था जो इंदिरा गांधी का, उसको रिवर्स कर दिया। अगर इंदिरा गांधी ने बोला तो तुम लेफ्ट जाओ पीपल को, तो जनता पार्टी आके बोला तुम राइट जाओ, तो ऐसा रिवर्स कर दिया। क्योंकि मोस्टली इंदिरा गांधी का जो भी ऑर्डर था वो बहुत ही कंट्री के लिए डेंजरस था। और वो ऑर्डर जो इमरजेंसी एरा के समय इंदिरा गांधी ने दिया था, सो इट वाज वेरी डेंजरस फॉर आवर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इसलिए मोरारजी देसाई ने, जनता पार्टी ने मिलकर क्या किया, रिवर्स कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया कि इमरजेंसी एरा में जो अब्यूज हुआ था पीपल के ऊपर, वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन करना। द फर्स्ट एक्शन टेकन वाज टू एंड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी जो चल रहा था उसको एंड कर दिया। मीडिया जो सेंसरशिप, अब मीडिया कुछ भी करे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं, तुम जनता पार्टी को अगर क्रिटिसाइज करना है मीडिया से तुम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके, where people have the right to criticize. That is a liberal democratic country. And repeal all the controversial executive decrees issued during the emergency. So repeal मतलब क्या है, मतलब कैंसिल कर देगा कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव वो इमरजेंसी के टाइम जो भी ऑर्डर्स दिए थे ना, वो एक कंट्रोवर्सी की तरह हो चुके थे, क्योंकि एवरीथिंग वाज अगेंस्ट पीपल, इट वाज अब्यूज फॉर पीपल, ओके। सो वो सब क्या किया, उसको उसको कैंसिल कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना हो तो चेंज करना के मतलब होता है अमेंड, टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर एनी गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी कल्चरल फंक्शन फ्रीडम, मतलब रिड्यूस करना फंक्शन फ्रीडम को, और डिपेंड्स ऑफ जुडिशरी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था, और इसको डिफिकल्ट क्यों अमेंड किया था, टू मेक इट डिफिकल्ट कि अगर कोई गवर्नमेंट यूं ही आके स्टेट इमरजेंसी ना डिक्लेयर कर दे तो उसको एकदम तो जनता पार्टी ने इसको डिफिकल्ट कर दिया उस अमेंडमेंट को। उसके बाद जो फंडामेंटल फ्रीडम, कोई भी आके फंडामेंटल फ्रीडम FR लिख रही हूँ, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आके कोई भी आके फट से अमेंडमेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कोई आके जुडिशियरी को कुछ नहीं बोलेगा। जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स होता है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव।
सो तीनों ऑर्गन्स तीन तरह के काम करेंगे, कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोलेगा। एग्जीक्यूटिव जाके जुडिशरी का कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द न्यू गवर्नमेंट वाज टू कंसोलिडेट एंड टू होल्ड द स्टेट्स आर्गुइंग दैट इन, ये आर्गुइंग होगा, ठीक है, ये आई थिंक मिस्टेक हो गया था। इन दो स्टेट्स द कांग्रेस हैड लॉस्ट ऑल इलेक्शंस, सो देन वेट, it also has a lost ruled state and observed fresh mandate to rule even at the state level. The Janata government thus dismissed 9 Congress ruled state government and ordered fresh election to their state assemblies. So यहाँ पर यहाँ पर जनता पार्टी ने किया 9 कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट थे, वहां पर जाके जनता पार्टी ने उसको किया डिसमिस कर दिया। मतलब जनता पार्टी ने 9 नॉन कांग्रेस रूल स्टेट, मैंने बोला था ना कि एलाइज फॉर्म किए थे स्मॉल पार्टी के साथ, तो 9 कांग्रेस पार्टीज थे, 9 कांग्रेस पार्टी थे जहाँ पर कांग्रेस ने एक एलाई फॉर्म किया था स्टेट गवर्नमेंट में। एंड जनता पार्टी ने किया ऑर्डर किया कि चलो एक फ्रेश इलेक्शन करते हैं स्टेट असेंबली में, नॉट इन स्टेट असेंबली में, मतलब स्टेट्स में जाके। उसके बाद क्या हुआ, इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977 द जनता एंड इट्स allies came out victorious in this state except in Tamil Nadu where AIADMK won। तो जनता पार्टी ने तो एक फ्रेश इलेक्शन किया था स्टेट असेंबली में, जहां पर 1977 में ही वो हुआ था, और वहां पर जनता और उसका जो अलाइज था वो सबसे ज्यादा विक्टोरियस, ओके, सबसे ज्यादा वो ही जीते। 9 में से 7 वो जीत गए, पर 2 में नहीं जीत पाए। कौन कौन सा? तमिलनाडु का, जहां पर AIADMK ने जीता, और एक था वेस्ट बंगाल में जहां पर CPM जनता एली गेन्ड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जहां पर CPM थे, पर CPM एक खुद जनता एलाई थे, ठीक है, वहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वो जीत गए थे। एंड कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट असेंबलीज enabled the जनता पार्टी टू elect unopposed its candidate। सो नाउ जनता को पार्लियामेंट में भी अपनी जगह मिल गई, स्टेट असेंबलीज में भी अपनी जगह मिल गई, है ना। अब एन संजीवा रेड्डी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द UN इन जुलाई 1977 में प्रेसिडेंट बन गए। तो एन संजीवा रेड्डी क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए, ओके, 1977 में। ये जनता पार्टी के ही मेंबर थे। The Janata Party took immediate steps to dismantle the authoritarian features of the emergency regime and to restore liberal democracy। So जनता पार्टी ने क्या कि इमीडिएट स्टेप्स लिया जिससे कि ऑटोरिटेरियन जो फीचर्स था उसको कैंसिल कर दिया जाए, और क्या किया जाए कि लिबरल जो डेमोक्रेटिक है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। हमारा इंडिया ऑटोक्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है, ऑथोरिटेरियन रूल में नहीं जाएगा, और लिबरल डेमोक्रेटिक को फिर से रिस्टोर कर दिया। एंड दस रिस्टोर, तो जब लिबरल डेमोक्रेटिक को रिस्टोर किया, तो फिर से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वो रिस्टोर हो गया, फुल सिविल लिबर्टीज रिस्टोर हो गया, किसका? प्रेस का, पॉलिटिकल का, इंडिविजुअल पीपल का भी हुआ, सिविल लिबर्टीज ऑफ फ्रीडम हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी हो गया। प्रेस, अब प्रेस क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जनता पार्टी को, और इंडिविजुअल्स को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर खुल के जी सकते हैं। In 44th constitutional amendment, it also modified the 42nd amendment passed during the emergency period, repealing, cancelling those of its provisions that had distorted the Indian constitution. The rights of Supreme Court and High Court had decided to validity of central or state legislation were also restored. So इसका मतलब क्या है कि 44th amendment में थ्रू 44th amendment, मतलब 44th amendment से
क्या किया कि मॉडिफाई किया किसको, 42nd अमेंडमेंट को। 47 अच्छा पॉलिटिकल स्टूडेंट्स जो भी है तो वो बताओ कि 42nd अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है अगर पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हो तो ही, या फिर कि नहीं, अगर नहीं भी हो तो गूगल करो, देखो क्या है, और ये आपका होम टास्क है। तो ऐसे में समझ जाओगी कौन मेरा वीडियो अच्छे से देखता है या नहीं। तो ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था इमरजेंसी पीरियड में, आर रिवीलिंग किसको कैंसिल कर दे, वैसे जो प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहे थे, ये इमरजेंसी पीरियड के समय पास हुआ था। और जो सुप्रीम कोर्ट का राइट था कि वैलिडिटी डिसाइड करेंगे सेंट्रल और स्टेट का, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया था, जो कांग्रेस ने छीन लिया था जुडिशियरी से। इंडिपेंडेंस यहाँ पर मैंने बोला ना कि इंडिपेंडेंस, ये देखो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियरी को रिस्टोर मतलब कैंसिल कर दिया था कांग्रेस ने। कौन सा, ओह या, द जनता गवर्नमेंट टेन्योर was too brief to leave any impact on Indian foreign policy. Still, the new government tried to reorient the foreign policy under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. तो जनता पार्टी का टेन्योर इतना बड़ा कुछ मतलब इतना लॉन्ग नहीं था कि वो इंडियन फॉरेन रूल को कुछ कर पाए, मतलब कोई इम्पैक्ट दिया, मतलब अच्छे से कुछ कर पाया। तो इंडियन फॉरेन रूल क्या था कि जो हम 1977 में तब तो हमारा वो कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना। तो कोल्ड वॉर जब चल रहा तो वहां पर दो चॉइस थे कि तुम या फिर अमेरिका मतलब यूएसए के साथ जाओ, या फिर तुम सोवियत यूनियन के साथ जाओ। तो वहां पर इंडिया सेफ साइड खेले और बोले कि मैं कोई किसी भी जगह पे नहीं जाऊंगी, मैं खुद मतलब अकेला रहूंगी, और एक थर्ड वर्ल्ड जो नॉन अलाइनमेंट फॉर्म किए थे, जो किधर गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसको, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब फॉरेन के साथ कोई पॉलिसी अगर होता है उसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऐसे एस्टेब्लिश हुए थे। सो ऐसे ही क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम था। अगर आपने चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये समझ में जरूरी आएगा। एंड स्टिल द न्यू गवर्नमेंट ट्राई टू रीओरिएंट द फॉरेन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी। तो जनता पार्टी का टेन्योर इतना भी ज्यादा नहीं था, फिर भी जो फॉरेन पॉलिसी को उसने रीओरिएंट किया और फॉरेन पॉलिसी को अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में रीओरिएंट किया। ठीक है, द रिलेशन विद पाकिस्तान इम्प्रूव्ड, थर्ड वॉर हुआ था, थर्ड इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, है ना, जो चैप्टर 5 में ही है शायद। तो थर्ड इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो वहां पर पाकिस्तान के साथ एकदम तीन वॉर हुआ था इंडिया के साथ उस टाइम तक। द न्यू पॉलिसी ऑफ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट वाज फॉर्मुलेटेड, तो एक नया पॉलिसी हुआ, जेन्युइन हुआ। इस समय नॉन अलाइनमेंट को मतलब जो पॉलिसीज था उनको नहीं ब्रेक किया जाएगा, जेन्युइनली फुलफिल करेंगे। दिस पॉलिसी स्ट्रेंथन द टाइज विद यूएस, ब्रिटेन while maintaining the relation with Soviet। मतलब वो ना तो कैपिटलिस्ट बन गए, ना तो वो कम्युनिस्ट बन गए। तो दोनों बिग पावर्स के साथ ही इंडिया का एक अच्छा सा रिलेशन बन गया। The new Janata government also proceeded to withdraw all the charges against the 25 accused in the Baroda dynamite case। So new Janata government ने क्या विड्रॉ कर दिया जो चार्जेस था। 25 accused was there। 25 accused को जो बड़ोड़ा डायनामिक केस में फंसे थे, मतलब चार्जेस थे, उन accused को विड्रॉ कर दिया, in which the new minister of industry George Fernandez was implicated। हाँ, तो उस 25 पीपल में न्यू मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री थे जो है जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो भी उस चार्ज में फंसे हुए थे। और उन 25 लोगों को, उन 25 लोगों को जनता पार्टी ने क्या किया, रिलीज कर दिया, विड्रॉ कर दिया चार्जेस को।
And the Minister of Railway now reinstated those employees who were discharged after the May 1974. तो जो मिनिस्टर्स ऑफ रेलवे क्या किया, जो एम्प्लॉयज फायर्ड हो गए थे मई 1974 में ऑल इंडिया स्ट्राइक में, उन लोगों को फिर से हायर कर लिया था. Then the Janta proceed to establish inquiry commission and tribunals to investigate allegations of corruption and human rights abuses against the members of Mrs. Indira Gandhi government. So क्या हुआ था कि जनता गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी किया कि देखो जो पीपल के ऊपर जो ह्यूमन राइट अब्यूसेस हुआ था, करप्शन क्यों हुआ था इमरजेंसीज के समय या फिर पहले भी क्यों हुआ था, वो तुम चेक करो. तो उसके लिए जनता पार्टी ने एस्टेब्लिश किया था इंक्वायरी कमीशन और ट्रिब्यूनल्स को टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट अब्यूसेस अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एंड द पुलिस फोर्सेस. तो ये तीन, मतलब ये पुलिस फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टी और मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, ह्यूमन राइट अब्यूसेस किया था, करप्शन हुआ था इंडिया में, तो वो ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब क्यों हुआ था, है ना. एंड देन specific inquiries were instituted on Sanjay Gandhi's management of state-owned Maruti उद्योग लिमिटेड. तो एक स्पेसिफिक इंक्वायरी तो हुआ था, स्पेशल इंक्वायरी हुआ था किस पे, संजय गांधी मतलब इंदिरा गांधी का लड़का पे एक स्पेशल इंक्वायरी हुआ था स्टेट ओन्ड मारुति उद्योग लिमिटेड में. द एक्टिविस्ट ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर लिखा हुआ है, मिनिस्टर कुछ नहीं होता, मिनिस्टर है, बुक का गलती है. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बंसीलाल एंड 71 नगरवाला स्कैंडल. Both Mrs. Indira Gandhi and her son were charged with allegation of corruption and briefly arrested. तो मिसेस इंदिरा गांधी को और उसके लड़के संजय गांधी को दोनों को ही अरेस्ट कर दिया था. किसकी एलिगेशन पे, क्या चार्ज था उन पे कि एलिगेशन ऑफ करप्शन. तो करप्शन हुआ था इंडिया गवर्नमेंट में, तो उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया था. तो गाइस, मैं ये जो पार्ट है रीजन फॉर इज डाउनफॉल एंड कंट्रीब्यूशन, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी 27 मिनट्स हो चुके हैं. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब चैनल. मैं ये आज ही ले आऊंगी. तो अब तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना. कि आप सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो करना, और कमेंट करना कि 42nd अमेंडमेंट क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है या फिर जो नहीं है वो गूगल करके बोल देना. So bye and keep learning and all the best also for your learning.